हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में, या जिसको आप लोग सीजर्स के नाम से भी जानते हो। सो एपिलेप्सी और सीजर्स जो है वो दोनों एक ही चीज़ है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इनकी डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। सीजर्स आर एन एबनॉर्मली सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिटवीन न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन। सो सीजर्स क्या होता है, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसके अंदर जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन के अंदर जो भी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सिग्नल्स को एक दूसरे पार्ट्स में ट्रांसमिट करते हैं, या जो भी न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना, जिसके अंदर केमिकल्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, वो तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, डिस्चार्ज देखने को मिलता है ज्यादा। एक्टिविटी के अंदर आपको डिस्चार्ज देखने को मिलता है, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी। उस कंडीशन को बोलते हैं एपिलेप्सी। सो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कॉजेस के बारे में। सो कॉजेस के अंदर देखते हैं कि क्या क्या कॉजेस होते हैं जिनकी वजह से आपको देखने को मिलती है एपिलेप्सी। सबसे पहला कॉज है आपके पास फीवर। सो किसी भी पर्सन को अगर कंसिस्टेंट फीवर रहता है तो उसकी वजह से भी एपिलेप्सी देखने को मिलता है। हेड इंजरी और ट्रॉमा। सो क्योंकि ये ब्रेन की एक्टिविटी है तो इसके अंदर क्या होता है ना, हेड इंजरी होती है अगर किसी पर्सन को, कोई भी एक्सीडेंट है जिसके अंदर, तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगी एपिलेप्सी। इसके अलावा कोई भी सीएनएस का इन्फेक्शन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इसके अलावा अगर मेनिंजाइटिस और एनसीफेलाइटिस जैसे कोई भी इन्फेक्शन है, इसके अलावा कोई भी बर्थ इंजरी है किसी को चाइल्डहुड में हुई हुई, उसकी वजह से भी आपको एपिलेप्सी देखने को मिलती है लॉन्ग टर्म में। सेरिब्रल हाइपोजिया। हाइपोजिया का मतलब होता है कि किसी भी जो ब्रेन का पार्ट है वहां पर ऑक्सीजन की जो है वो डेफिशिएंसी है, अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, तो उसकी वजह से सेरिब्रल हाइपोजिया देखने को मिलेगा। उस कंडीशन की वजह से भी एपिलेप्सी देखा जाता है। इसके अलावा हाइपर पायरेक्सिया, जिसका मतलब वही हाई फीवर, हाई फीवर की वजह से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हाइपरटेंशन एलर्जिक, यानी कि हाइपरटेंशन हुआ है अगर एलर्जी की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो। इसके अलावा वेस्कुलर इनसफिशिएंसी, कोई भी वेस्कुलर इनसफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीजर्स के बारे में। सो सीजर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं उनकी बात करेंगे। सो सीजर्स का जो पहला टाइप है वो है जनरलाइज सीजर्स। सो दो टाइप का सीजर्स होता है, जनरलाइज्ड सीजर्स जिसको बोलते हैं, सेकंड है पार्शियल और फोकल सीजर। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, जो कि है जनरलाइज्ड सीजर्स। So these seizures results from excessive discharge from both hemisphere of brain sorry। इसके अंदर क्या होता है ना, जो दोनों हेमिस्फेयर होते हैं ब्रेन के, वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। इसके कुछ सब टाइप भी होते हैं जैसे कि टोनिक क्लोनिक सीजर्स, इसके अलावा पेप्टिड माल सीजर्स। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे टोनिक क्लोनिक सीजर्स के बारे में। So these types of scissors have three phases। जो टोनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं ना, उनके तीन फेजेस होते हैं। टोटल कितने फेजेस होते हैं? थ्री। कौन कौन से? ओरा, टॉनिक और क्लोनिक। अगर बात करें ओरा की, सो सिग्नल्स ऑफ सीजर्स, इसके अंदर क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, इरिटेबिलिटी फील होती है पेशेंट को, रेस्टलेसनेस फील होती है और हेल्यूसिनेशन होते हैं। हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो जो चीजें अवेलेबल नहीं होती है, जो चीजें प्रेजेंट नहीं होती है, वो भी पेशेंट को दिखने लग जाती है। ठीक है, ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। सो और नेक्स्ट बात करते हैं अगर टोनिक के बारे में। सो टोनिक के अंदर क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ मसल्स ऑफ लेग्स आर्म्स अबाउट टू 10 to 20 seconds विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। सो टोनिक वाले फेज के अंदर क्या होता है ना,
कि जो पेशेंट होते हैं उसके मसल्स के अंदर कहाँ की लेग्स और आर्म्स की जो मसल्स होती है उनके अंदर स्टिफनेस हो जाती है, यानी कि जकड़न महसूस होती है पेशेंट को। इसके अलावा 10 से 20 सेकंड तक ये आपके पास रहता है। अटैक होता है, ये बेसिकली एपिसोड होता है। इसके साथ में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखने को मिलती है इसके अंदर। लास्ट अगर बात करें क्लोनिक के बारे में, सो जर्किंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज। अब एक्सट्रीमिटीज का क्या मतलब होता है कि जो हमारा सेंटर वाला बॉडी पार्ट होता है ना, उसको छोड़ के बाकी के जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर जर्किंग फील होती है। लास्ट अबाउट 30 to 40 सेकेंड, 30 से 40 सेकेंड के अंदर। जर्किंग से मतलब है, आपने फिट्स का अटैक देखा होगा कहीं पे। फिट्स कैसे होता है पेशेंट को, जिसके अंदर उनके जो हैंड मूवमेंट्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली एक जैसे ही रहते हैं, या फिर जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलता है। उन्हीं की बात हो रही है बेसिकली। सेकंड हम लोग बात करेंगे पेप्टिड माल सीजर्स के बारे में। सो पेप्टिड माल सीजर्स के अंदर क्या होता है, दिस इज अ पीरियड ऑफ अल्टर्ड कॉन्शियसनेस लास्टिंग 5 to 30 सेकेंड्स। तो इसके अंदर क्या होता है, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है, यानी कि जो कॉन्शियसनेस होती है ना, पेशेंट मेंटली प्रेजेंट होता है इन्वायरमेंट के अंदर, उसके अंदर अल्टर्ड या फिर अबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है 5 से 30 सेकेंड तक। जनरली ये चाइल्डहुड के अंदर देखा जाता है। इन दिस द पेशेंट शो ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशंस। इसके अंदर पेशेंट को क्या होता है, ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशंस, वो कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाता है। रिपीटेड आई ब्लिंकिंग देखने को मिलती है, और लिप स्मैकिंग भी आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड टाइप की सीजर्स के, जो कि है पार्शियल और फोकल सीजर्स। कौन से, पार्शियल और फोकल सीजर्स। इट बिगिंस विद देयर इज अ लॉस डिस्चार्ज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ब्रेन। सो अगर ब्रेन का कोई भी एक पार्ट होगा, तो जैसे पहला वाला जो टाइप था हमारे पास जनरलाइज सीजर्स, इसके अंदर क्या होता है, जो बोथ हेमिस्फेयर होते हैं ना, बोथ हेमिस्फेयर होते हैं ना ब्रेन के, वहां से आपको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देखने को मिल रहा था। ठीक है। सेकंड टाइप क्या है हमारे पास, पार्शियल, यानी कि पार्शियल या तो एक साइड का या फिर फोकल सीजर्स। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी वन पार्ट ऑफ ब्रेन होता है ना, वहां से एक्सेसिव डिस्चार्ज देखने को मिलता है केमिकल्स का। ठीक है। अगर बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, तो ये जो होता है दो टाइप का होता है। फर्स्ट हमारे पास है सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल। सिंपल पार्शियल क्या होता है, इन दिस द पेशेंट रिमेन अवेयर ड्यूरिंग अ सीजर्स। इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो अवेयर होता है, जो भी इन्वायरमेंट है उसको समझने के लिए केपेबल होता है सीजर्स के एपिसोड के अंदर। और शेकिंग मूवमेंट देखने को मिलता है, थंब और आर्म्स तक स्प्रेड हो जाता है वो, यानी कि जो आर्म्स होती है ना पेशेंट की, उनके अंदर शेकिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। कंप्लीट पार्शियल के अंदर क्या होता है ना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा, यानी कि पेशेंट जो है बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं होता है, अगर आफ्टर सीजर्स, और ये सीजर्स के अटैक के बाद में देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। सो साइन एंड सिम्टम्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे अगर किसी भी पर्सन को सीजर्स है। सो बेसिकली क्या क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि हमने देखा है डिफरेंट टाइप्स के एपिलेप्सी के अंदर। इसके अलावा टेम्पोररी कंफ्यूजन, टेम्पोररी बेसिस पे कंफ्यूजन फील होगा पेशेंट को। जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलेंगे लेग्स, आर्म्स और फिंगर्स के अंदर, या फिर जिसको हम लोग एक्सट्रीमिटीज भी बोलते हैं। एक्सट्रीमिटीज का मतलब पता है ना। इसके अलावा डिजीनेस, हेडेक भी देखने को मिलेगा। अबनॉर्मलिटीज एंड इनवॉलेंट्री चेंजेस इन बॉडी मूवमेंट, बॉडी के जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं ना, उसके अंदर इनवॉलेंट्री चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि ऐसे चेंजेस जो कि पेशेंट के कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा फंक्शन, सेंसेशन बिहाइंड बिहेवियर एंड अवेयरनेस, विजुअल चेंजेस, विजुअल चेंजेस देखने को मिलेंगे, ब्लर्ड विजन होगा इसके अंदर पेशेंट का। इसके अलावा मेमोरी लॉस भी आपको एपिलेप्सी की कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइनोसिस, यानी कि साइनोसिस की कंडीशन भी देखने को मिलेगी। साइनोसिस की कंडीशन क्या होती है, इसके अंदर ब्लूइश और ग्रेइश कलर ऑफ स्किन। इसके अंदर जो हमारे स्किन होते हैं, नेल्स होते हैं और लिप्स होते हैं ना, उनका जो कलर हो जाता है वो ग्रे और ब्लू कलर का देखने को मिलता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। सो अगर ब्लड के अंदर
अगर ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी है उसके चलते आपको क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म भी एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, जिसका मतलब होता है इनवॉलेंटरी रिपीटेटिव बिहेवियर दैट अगर विदाउट कॉन्शियसनेस। सो इसके अंदर जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर ब्लिंकिंग आइज देखने को मिलता है तो उसके अंदर क्या होता है ना, एक रिपीटेटिव पेशेंट एक जैसा बिहेव करता रहता है कंटिन्यूसली, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिज्म। इसके अलावा लास्ट साइन एंड सिम्टम है एमनीजिया। इसका क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट की जो मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है और उसका एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा लास्ट है ब्रीदिंग डिफिकल्टी। तो इस कंडीशन के अंदर क्योंकि साइनोसिस देखने को मिला है तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। सो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स थे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि डायग्नोस कैसे किया जाता है, यानी कि इस कंडीशन का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, ब्रेन के अंदर कैसे पता लगाया जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ पर प्रॉब्लम है, उसकी हम लोग डायग्नोसिस में बात करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास हिस्ट्री कलेक्शन, यानी कि इस कंडीशन के अंदर पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जो बॉडी पार्ट्स है उनको प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास सिटी स्कैन। तो सिटी स्कैन जो है वो भी करवाया जाता है डायग्नोसिस के अंदर। सिटी स्कैन से क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड होती है, डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज। सो क्या करता है, बेसिकली ऐसी चीज़ों को डिफाइन करता है जैसे कि कोई भी अगर स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी है, कोई भी जो स्ट्रक्चर है ना ब्रेन का, उसके अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी है, कोई भी डैमेज है। इसके अलावा एडिमा, यानी कि अगर वहाँ पर कोई भी स्वेलिंग है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है। हेमेटोमास, इस्चीमिया, यानी कि जो भी इस्चीमिया का मतलब होता है कि अगर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो किसी पार्ट के अंदर रिड्यूस हुआ है अगर किसी भी क्लॉट की वजह से, तो उसको बोलेंगे इस्चीमिया। और इन्फाक्शन, इन्फाक्शन का मतलब होता है कि अगर कहीं पर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है ना, जो सेल्स होती है ना वो डेड हो जाती है उस कंडीशन के अंदर। और सेल डेड की वजह से वहां पर एक ब्लैक ब्लैक धब्बा या फिर आपको डेड सेल्स देखने को मिलेगी। उस कंडीशन को बोलते हैं इन्फाक्शन। सो अगर सिटी स्कैन जो क्या करता है ना, इन चीजों को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पीईटी स्कैन के बारे में, पोस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। सो बेसिकली ये क्या डाटा प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड डाटा ऑन सेरिब्रल मेटाबॉलिज्म। जो भी हमारा सेरिब्रल मेटाबॉलिज्म है ना, ब्रेन का जो भी मेटाबॉलिज्म है, उसका जो भी ब्लड फ्लो चल रहा है उसके अंदर अगर कोई भी चेंजेस है, मेटाबॉलिज्म और ब्लड फ्लो के अंदर अगर कोई भी चेंजेस हुए हैं, तो पीईटी स्कैन जो होता है, जिसको हम लोग पोस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी बोलती है, ये उन चीज़ों के बारे में आपको बता देगा या फिर इस टेस्ट की वजह से उनके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेरिब्रल एंजियोग्राफी। सेरिब्रल एंजियोग्राफी क्या होता है, हेल्प्स डिटरमाइन स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ स्ट्रोक। सो अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन के किसी भी पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई कंप्लीटली बंद हो गई और उसकी वजह से इन्फाक्शन देखने को मिला। इन्फाक्शन का क्या मतलब होता है, इन्फाक्शन का मतलब होता है कि कहीं पर ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से सेल्स की या फिर जो टिश्यूज है, टिश्यूज की डेथ हो जाना, उसको बोलते हैं इन्फाक्शन। और इन्फाक्शन का ही मतलब होता है ब्रेन स्ट्रोक। सो अगर क्या होता है, सेरिब्रल एंजियोग्राफी की वजह से ब्रेन स्ट्रोक, हेमरेज और ऑब्स्ट्रक्टेड आर्टरी की वजह से ही तो आपको स्ट्रोक देखने को मिलेगा। सो उसकी कोई भी कंडीशन है तो वो आपको सेरिब्रल एंजियोग्राफी के द्वारा पता लगती है। इसके अलावा नेक्स्ट है ट्रांसक्रेनियल डोपलर अल्ट्रासाउंड, सॉरी अल्ट्रासोनोग्राफी। सो बेसिकली इसकी वजह से क्या होता है, evaluates the velocity of blood flow through major cranial vessels, identifies AV disease। इसकी वजह से क्या होता है, आपको AV डिजीज के बारे में आइडेंटिफिकेशन होता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी आप एग्जामिन कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट है स्कल एक्सरे, स्कल का एक्सरे हेल्प करता है। ECG एंड एंडोकार्डियोग्राफी, ये सारी चीजें भी हेल्प करती है डायग्नोसिस में। नेक्स्ट है हमारे पास लेबोरेटरी स्टडीज टू रूल आउट सिस्टमिक कॉजेस। सो लेबोरेटरी स्टडीज भी की जाती है, यानी कि जैसे कि
ब्लड काउंट, प्लेटिलेट, क्लॉटिंग स्टडीज, ये सारी स्टडीज भी की जाती है इस सिचुएशन को डायग्नोस करने में। नेक्स्ट लास्ट है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम क्या होता है? आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ इन्फाक्शन। सो बेसिकली क्या होता है, जिस भी पार्ट के अंदर इन्फाक्शन हुआ होता है, सेल्स की डेथ हुई होती है, वहां पर जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना वो रिड्यूस हो जाती है एंड कैन डिफरेंशिएट सीजर्स। तो उसकी वजह से आपको उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको ईईजी डायग्नोसिस प्रोवाइड करता है। सो आई होप आपको डायग्नोसिस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। सो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे कौन कौन सी मेडिकेशंस होती हैं जो कि इस कंडीशन के अंदर दी जाती है, सच एज एंटी एप्लेटिक्स। सो एंटी एप्लेटिक्स जिसको हम लोग एंटी कन्वल्सेंट्स भी बोलते हैं, ये कुछ मेडिकेशंस होती है जो कि दी जाती है इस कंडीशन के अंदर, जैसे कि डायजेपम, लोराजेपम, वेल्प्रोइक एसिड और कार्बामेजिपाइन। सो ये कुछ मेडिकेशंस के नाम है जो कि दी जाती है इस कंडीशन के अंदर। ये बेसिकली क्या करती है, जो भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है ना ब्रेन का, उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। सो लोबैक्टोमी और कॉर्पस कोलेस्टोमी इस कंडीशन के अंदर की जाती है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है नर्सिंग मैनेजमेंट। सो सिजर्स की कंडीशन के अंदर बेसिकली नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है? नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की, उन दोनों को देखेंगे कि क्या होती है यहाँ इस कंडीशन के अंदर। सबसे पहले प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम इंजरी। पेशेंट को जो है इंजरी से प्रोटेक्ट करना है। इफ द पेशेंट इज स्टैंडिंग, प्लेस द पेशेंट ऑन फ्लोर और बेड। सो अगर स्टैंडिंग कंडीशन के अंदर सीजर्स का एपिसोड या अटैक आया है तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को बेड पर लेटाना है। केयरफुली ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड डिटेल्स। केयरफुली ऑब्जर्व करनी है जो भी डिटेल्स है और जो भी इवेंट्स हुए हैं ड्यूरिंग द सीजर्स, ताकि किस टाइप का सीजर है वो डायग्नोस करने में हेल्प हो। इसके अलावा मेंटेन अ पेटेंट एयरवे। एक पेटेंट एयरवे को मेंटेन करना है। सक्शन फ्लूइड फॉर एयरवे क्लियरेंस। एयरवे क्लियरेंस के लिए फ्लूइड को सक्शन करना है। टर्न द पेशेंट हेड टू साइड। पेशेंट को हेड टू साइड टर्न करना है। रिस्ट्रिक्ट टाइट क्लोथिंग। जो भी टाइट क्लोथिंग है उनको रिस्ट्रिक्ट करना है। और जो भी एडमिनिस्टर करनी है एंटी कन्वल्सेंट्स जो भी फिजिशियन और डॉक्टर ने रिकमेंड की है। इसके अलावा इंस्ट्रक्ट द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स अबाउट लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस। जो भी लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस है उनके बारे में फैमिली। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के स्टेप्स यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बताओ। थैंक यू।